हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फेडरल गवर्नमेंट जहां पे कोशिश कर रही है कि नेशनल असेंबली से जल्दी एक बिल पास करवाया जाए, जिसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से माना जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कंप्लीटली ऑटोनोमस बनाया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री से अलग करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ओपोजिशन की पार्टीज है, वो ये समझ रही है कि ये जो बिल है वो एक तरह का सरेंडर है आईएमएफ के सामने, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पूरी की पूरी तरीके से आईएमएफ के अंडर चला जाएगा और सिर्फ उन्हीं की बात मानेगा, उन्हीं के ही डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करेगा। दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट के अंदर भी एक मैसिव डिवाइड नजर आ रहा है। कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे मोहम्मद जुबैर खान, सलमान शाह और हफीज पाशा, जिनको गवर्नमेंट खुद बहुत रैंक करती है, उनकी तरफ से बिल को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जा रहा है। वो समझ रहे हैं कि इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऑटोनॉमी आ जाएगी और फाइनेंस मिनिस्ट्री से अलग हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बहुत से इकोनॉमिस्ट जैसे अशफाक हसन खान, कैसर बंगाली और भी दीगर कुछ इकोनॉमिस्ट की तरफ से माना जा रहा है कि ये जो बिल है एक पूरी तरीके से डिजास्टर साबित होगा। अब बजाय पॉलिटिक्स के अंदर घुसने के, मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ में, इसमें एक्चुअली में है क्या और वाकई में जो बातें कही जा रही हैं वो किस हद तक रियल हैं और किस हद तक बातों को एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है। ये जो बिल फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से माना जा रहा है कि इसको बनाया गया है आईएमएफ के अपने रिकमेंडेशंस के हिसाब से। ये बात खुद गवर्नमेंट के अपने एडवाइजर इशरत खान ने खुद कन्फेस की थी कि इसको बनाया इस तरह से गया है कि आईएमएफ के अपने जो गाइडलाइंस हैं उनको देखते हुए। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, जो ड्राफ्ट है इसको बनाया गया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इस ड्राफ्ट के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें सबसे पहले है कि हिस्टोरिकली क्या होता था, हमारे यहाँ पर स्टेट बैंक फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होता था और उनके डायरेक्टर्स मान रहा होता था। इस नए बिल के आने के बाद अगर अप्रूव होता है तो इसके बाद स्टेट बैंक एक बिल्कुल अलग हो जाएगा और जो कोई भी डायरेक्टर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री से आएंगे उन्हें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगा। दूसरी तरफ क्या होता था, अगर गवर्नमेंट आमतौर पर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करती थी, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते थे, तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसे उधार के ऊपर लेते थे, उनसे पैसे बोरो कर रहे होते थे और फिर वो पैसे उस प्रोजेक्ट के अंदर या जो डेवलपमेंटल बजट होता है उसके अंदर देकर अपने बजट को बढ़ा रहे होते थे। गवर्नमेंट का ऐसे एम होता था कि ना फकत अगर हम ये चीजें करेंगे, इस प्रोजेक्ट्स के थ्रू बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो इससे एक तो जॉब क्रिएशन होगी, बल्कि ग्रोथ के अंदर भी ये चीज नजर आएगी, हमारी जो कंट्री की जीडीपी ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। हालांकि स्टेट बैंक का ये कहना है कि हिस्टोरिकली किसी भी स्टेट बैंक का ये काम नहीं होता कि वो गवर्नमेंट के साथ जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने में उसका साथ दे। स्टेट बैंक के पास कभी कोई पैसे नहीं होते थे, आमतौर पर वो पैसे छाप रही होती थी और वो छाप के गवर्नमेंट को दे रही होती थी। इससे सबसे ज्यादा नुकसान ये होता था, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो कैश का सप्लाई है वो बढ़ जाता था। इसका सबसे बड़ा एक नुकसान जो होता था कि एक इकोनॉमी कैश के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती थी और उसके ऊपर एक्स्ट्रा चेक रखना पड़ता था कैश इकोनॉमी के ऊपर। आजकल के डिजिटलाइज वर्ल्ड के अंदर कैश इकोनॉमी को इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत से गलत कामों जैसे टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग्स या दूसरे इलीगल कामों के अंदर भी यूज होता है। गवर्नमेंट के पास अपने कोई रेवेन्यू नहीं होते थे, लेकिन जब गवर्नमेंट स्टेट बैंक से बोरो करके किसी प्रोजेक्ट के अंदर या अपने डेवलपमेंटल बजट के अंदर पैसे लगा रही होती थी तो आमतौर पर इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता था डेफिसिट स्पेंडिंग। और यही डेफिसिट स्पेंडिंग जो है बहुत से कंट्रीज के लिए डिजास्टर साबित हुआ है। सबसे फेमस एग्जांपल है ग्रीस का। ग्रीस बैंकरप्ट हो चुका है और उसे बेल आउट करने के लिए 6 बार स्पेशल पैकेजेस दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पिछले 10 से 12 सालों के बाद भी ग्रीस अभी तक अपने क्राइसिस को पूरा नहीं कर सका है। अब जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट स्टेट बैंक से पैसे बोरो करती है, गवर्नमेंट के पास अपने कोई जराए नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पैसे लौटाने के लिए एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस के मद में या किसी और चीजों के ऊपर। जब गवर्नमेंट ये काम कर रही होती थी तो आमतौर पर गवर्नमेंट का फिस्कल डिसिप्लिन खराब होता था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होता नहीं था। उसे रेवेन्यू निकालने के लिए कर्जा लेना पड़ता था और बाद में उस कर्जे को लौटाने के लिए उन्हें एडिशनल टैक्सेस चार्ज करने पड़ते थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर स्टेट बैंक का ये काम नहीं होता कि वो गवर्नमेंट को एड करे ग्रोथ प्रोजेक्ट करने में। आमतौर पर स्टेट बैंक का काम ही ये होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे और दूसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। इसे समझने के लिए आमतौर पे आप इस तरह से देखिए, हमारे यहाँ पर हर साल के हिसाब से किसी कमोडिटी के प्राइसेस कितनी तेजी से बढ़ते हैं। आमतौर पर अगर आप इसे कंपेयर करें डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ, चीजों की जो प्राइसेस होती थी इतनी ज्यादा रैपिडली चेंजेस नहीं होते थे। हमारे यहाँ पर हफ्ते वाइज या महीने के हिसाब से आ रहे होते हैं। दूसरी चीज, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आमतौर पर गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करता था लोन फैसिलिटी के अंदर, जहां पे जो लोकल बिजनेसेस होते थे आमतौर पे उन्हें पैसे दिए जाते थे, उनकी एड की जा रही होती थी ताकि बिजनेसेस को बूस्ट अप मिले।
इस नए बिल के आने के बाद ये भी जो एक्टिविटी है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरी चीज बताई जा रही है, हमारे यहाँ पे क्या होता था कि डॉलर को आर्टिफिशियली ऊपर रखने के लिए पैसे फेंके जा रहे होते थे ओपन मार्केट के अंदर, ताकि डॉलर को ऊपर रखा जा सके। हमारे जो कंट्री है जिसकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट आइटम्स के ऊपर ज्यादा होती है, हम आमतौर पर किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे होते हैं यूएस डॉलर के अंदर। अगर प्राइस ज्यादा स्टेबल रहेगी और डॉलर की वैल्यू नीचे रहेगी, इससे हमारे से कंट्री को फायदा होता है कोई भी चीज इंपोर्ट करने में। इसीलिए पिछली गवर्नमेंट्स कुछ कोशिश करती थी कि आर्टिफिशियली मैनिपुलेट कर सके यूएस डॉलर को, और यही चीज स्टेट बैंक का ड्राफ्ट भी कहता है। पिछली गवर्नमेंट ने गलत तरीके से एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन रेट को मैनिपुलेट किया था, जिसकी वजह से हमें $19 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आया था। अगर ये चीज ना हुई होती तो शायद इतना ज्यादा ट्रेड गैप ना होता। इस नए बिल के आने के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनिटर करेगा कि किसी भी डॉलर के किसी भी दिन या किसी भी टाइम के ऊपर फेयर वैल्यू क्या बनती है डिमांड और सप्लाई के गैप को देखते हुए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस नए बिल के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को 5 साल का पूरा टाइम दिया जा रहा है। आजकल क्या होता है कि 3 साल का टाइम दिया जा रहा होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को, लेकिन इस नए बिल के आने के बाद 5 साल का गारंटीड पीरियड दिया जा रहा है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मॉनिटर किया जाएगा बोर्ड मेंबर्स की शेप में। बोर्ड मेंबर्स ऊपर बैठेंगे, उनका इनपुट या कंसेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा किसी भी स्टेट बैंक के गवर्नर को नॉमिनेट करने के लिए। मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि इस नए बिल के आने के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक तरीके से जवाबदेह नहीं रहेगा पार्लियामेंट को या फिर किसी भी कंट्री के इंस्टीट्यूशन को। हालांकि इस नए बिल के अंदर लिखा गया है स्टेट बैंक का गवर्नर जरूर नेशनल असेंबली या फिर कोई भी कमेटी के अंदर सामने आएगा जब उसे बुलाया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है दोस्तों, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर के ऊपर कोई इंक्वायरी लॉन्च होती है, एफआईआर नैब या किसी, वो तब तक नहीं हो सकेगी जब तक जो स्टेट बैंक का अपना बोर्ड है वो अप्रूवल नहीं देता। तो उनके अप्रूवल के सिवा ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा एफआईआर या नैब या कोई भी इदारा उसके ऊपर इंक्वायरी कॉल कर सके। अब इन सारी चीजों को देखते हुए, जहां पर एक तरफ कुछ इकोनॉमिस्ट अच्छे तरीके से देख रहे हैं, वहीं पर बहुत से इकोनॉमिस्ट ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये एक तरह का पूरा गवर्नमेंट का सरेंडर है आईएमएफ के सामने। इस बिल के आने के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पूरे के पूरे तरीके से कंट्रोल में चला जाएगा आईएमएफ के। आईएमएफ जिस तरीके से चाहे स्टेट बैंक को चलाएगा। जो इस बिल को अपोज कर रहे हैं उनकी बातें सुनने से पहले ये जरूरी है इन चीजों को समझना, वो इस बिल को अपोज क्यों कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को बनाया गया था क्योंकि तकरीबन आधी से ज्यादा दुनिया बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। उसके रीडेवलपमेंट के लिए जरूरी था कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जिसके थ्रू फाइनेंसिंग की जा सके, कंट्रीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और कंट्रीज की इकोनॉमी को कुछ बूस्टर मिल सके। अब डॉयचे वेले की एक रिपोर्ट के हिसाब से जब इनिशियली वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को बनाया गया था तो उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। बहुत से कंट्रीज की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस काफी हद तक अच्छी हुई थी। उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल चल रही थी, एक्सपोर्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट नजर आ रही थी और लोगों को जॉब्स मिल रही थी, जिस तरह से किसी भी एक अच्छी इकोनॉमी के अंदर साइंस नजर आती है। लेकिन 1990s के अंदर जब यही आईएमएफ का मॉडल इंप्लीमेंट होने लगा लैटिन अमेरिका के अंदर, तो वहां पर एक चीज बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी नजर आने लगी। आईएमएफ ने एक तरह से अपना प्रोग्राम ही चेंज कर दिया। वहां पर जो आईएमएफ प्रोग्राम चलाने लगा था वो आमतौर पे एक तरीके का था कि किस तरीके से जो डेट उन्होंने पैसे दिए हैं आईएमएफ ने इन कंट्रीज को, वो एक तरीके का प्रोसीजर बनाया जाए एक कंट्री के अंदर, ताकि वो जो पैसा जो ले रहे हैं वो पैसा वापस किया जा सके। उस सारे करने के अंदर जो लोगों की आमतौर पे हालत होती थी, जैसे इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं हो रहे होते थे, इकोनॉमी इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रही होती थी, दूसरी तरफ ना ही लोगों के लिए इतना ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होती थी। अगर पर्टिकुलर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर मैक्सिको का, तो मैक्सिको ने 94 से 96 के अंदर जब आईएमएफ का प्रोग्राम लिया था तकरीबन $560 बिलियन उनका जो एक्सटर्नल डेट था, जो एक्सटर्नल कर्जा था, वो बढ़ चुका था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आईएमएफ का प्रोग्राम जब आया था एशिया के अंदर, तो चाहे साउथ कोरिया हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इन सारी कंट्रीज के अंदर इसका जो प्रोग्राम था वो एक तरीके से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो इम्प्लीमेंट किया गया था अर्ली 1960s या अर्ली 1970s के अंदर। उन्हें एक तरीके से रेजोल्यूट जा रहा था कि आमतौर पे वो जो कैश जो पैसा लिया जा रहा है वो पैसा वो वापस कर सके आईएमएफ का, और उनकी जो रिलायंस थी डेट के ऊपर वो बढ़ाई जा रही थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो टारगेट किया जा रहा है इजिप्ट की इकोनॉमी को, क्योंकि हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गवर्नर है रजा बाकिर, वो पहले इजिप्ट के अंदर ही आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि इजिप्ट के अंदर आईएमएफ का प्रोग्राम चला रहे थे। जब वो इजिप्ट के अंदर हेड कर रहे थे आईएमएफ का प्रोग्राम, तो उनके प्रोग्राम के चलाते हुए इजिप्ट के अंदर बताया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की अपनी रिपोर्ट के हिसाब से इजिप्ट काफी हद तक रेजिलिएंट जरूर बन गया था कि वो जो आईएमएफ का कर्जा था वो उतार सके। लेकिन दूसरी तरफ इजिप्ट के अंदर जो 50 से 60% उनकी पॉपुलेशन थी वो बहुत ही वनरेबल हालत में पहुंच चुकी थी। दूसरी चीज, अगर आप इजिप्ट की आजकल की इकोनॉमी देखें, उनके रिजर्व्स देखें, तो तकरीबन $40 बिलियन से ज्यादा उनके रिजर्व्स हैं।
لیکن بہت بڑا حصہ اس ریزروز کے اندر انہوں نے قرضہ لے کر پورا کیا ہے. جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ السیسی عام طور پر جب بھی آئی ایم ایف کی پیمنٹ دینی ہوتی ہے وہ کبھی بھی عام طور پر ری پے نہیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ کسی اور بینک کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے پیسے لے کے ادھار لے کے وہ آئی ایم ایف کا عام طور پر قرضہ اتار رہے ہوتے ہیں. ایک طریقے سے یہ جو ڈیٹ کا سائیکل ہے اس پورے کی پورے ایجپٹ کی اکانومی اس میں پھنسی گئی ہے. کیسر بنگالی اور اشفاق حسن خان جو عام طور پر اس بات کو اپوز کر رہے ہیں ان کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ کہیں ایسی سچویشن پاکستان میں نہ بن جائے کہ کل کو پاکستان اس حد تک ریزیلینٹ ضرور بن جائے کہ آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے وہ اسے اتارنے کی ابیلٹی ہماری اکانومی کا ضرور آ جائے. پر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو حالت ایجپٹ کی ہوئی ہے کہ 50 سے 60% پاپولیشن ان کی بہت ہی ونڈربل حالت میں رہ رہی ہے, وہی سچویشن ہمارے یہاں پہ نہ ہو جائے. ہمیں اپنے ریزروز بھرنے کے لیے ایڈیشنل ڈیٹ لینا پڑے تاکہ ہم اپنے ڈیٹ اتار سکیں, کیونکہ آئی ایم ایف کا عام طور پہ صرف یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کو ایک طرح سے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ انہیں قرضہ دے کر ان کی اکانومی کے اندر اسٹرکچرل چینجز کیے جائے تاکہ وہ ہمارا جو قرضہ ہے وہ اسے اتار سکے. لوگوں کی حالت کیا ہے, اکانومی گرو کر رہی ہے نہیں کر رہی, جابس اس میں آ رہی ہے نہیں آ رہی, اس سے آئی ایم ایف کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی لیے بہت سے لوگ اس بارے میں کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف یورپین کنٹریز کو ڈیل کرتے ہوئے آئی ایم ایف بالکل الگ قسم کا پروسیجر اپلائی کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب یہی آئی ایم ایف دوسرے کنٹریز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو اس کا دو طریقے کا رول نظر آ رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے. پرٹیکولرلی ایک کنٹریز کے لیے کچھ اور ہے جو کہ بہت ہی سافٹ ہے, لیکن کچھ دوسری کنٹریز کے لیے بہت ہی ہارڈ ہے. میرے اوپینین میں دوستوں میں بالکل بھی سٹونومی کے اگینسٹ نہیں ہوں, پر میرے حساب سے یہاں پہ بہت ہی ضروری ہے اگر گورنمنٹ یہ واقعی میں کرنا چاہ رہی ہے تو اپوزیشن کو کنسنسس میں لینے کے بعد ہی اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ واقعی میں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا تو کیا ضروری ہے کہ رضا باقر کو یہ نامنیٹ کیا جائے. میں رضا باقر کے اگینسٹ بالکل بھی نہیں ہوں, پر میرے حساب سے دوستوں ایک آدمی جو کہ آئی ایم ایف کا اپنا ریپرزینٹیٹو ہے یہ بہتر ہے اسے یوز کرنے کے بجائے کسی ایسے آدمی کو یوز کیا جائے اسٹیٹ بینک کے اندر جو کہ واقعی میں پاکستان کی اکانومی کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہو, گراؤنڈ ریالٹی کو, تاکہ پھر ہی وہ اپنے ڈیسیجن سوچ سمجھ کے لے سکے گا. اور یہ بھی بہت ضروری ہے جو بھی لوگ بورڈ ممبرز میں اپوائنٹ کیے جائیں وہ یہاں کے لوکل ہونے چاہیے جو کہ پاکستان کی گراؤنڈ کی سچویشن کو سمجھ سکیں, جن کو پاکستان کی اسپیسیفک اکانومی کے بارے میں پتا ہو. دوستوں آج تک میری طرف سے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن دبا کے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا.